वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ हमारे DU का जो हमारा 6 सेमेस्टर का एग्जाम होने आ रहा है 11 मई को, यानी मॉडर्न फिलोसॉफी। कौन सा? मॉडर्न फिलोसॉफी का, जिसका चैप्टर का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है जीएस मिल। जीएस मिल के स्वतंत्रता पर क्या विचार थे। तो आज हम पूरा क्लियर करेंगे जीएस मिल को, समझेंगे कि किस तरीके से वो एक स्वतंत्रता की कामना करते थे। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूं तो जीएस मिल का जन्म 1806 20 मई 1806 को जीएस मिल का जन्म लंदन में होता है। कहाँ होता है? लंदन में। अब लंदन में इनका जन्म हुआ, ठीक है। जीएस मिल को पहला व्यक्तिवादी विचारक कहा गया है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ जाता है कि जीएस मिल पहले व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाद का विचारक, पहला व्यक्तिवाद का विचारक, और अंतिम उपयोगितावाद का विचारक। अंतिम उपयोगितावाद का विचारक, दोनों चीजों के नाम से जीएस मिल को जानते हैं। तो जीएस मिल जो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने व्यक्तिवाद की बात की, व्यक्ति पर बल दिया, व्यक्ति की पर्सनली स्वतंत्रता पर बल दिया, ठीक है। उन पर तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव था, यानी जो उस टाइम की परिस्थितियां चल रही थी उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। किस पर? जीएस मिल पर। और उन्होंने व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना चाहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में मनुष्य को कुछ भी नहीं समझा जा रहा, उसे कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। इसलिए उसने बोला कि भैया व्यक्ति की अपनी खुद की पर्सनली स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति पर्सनल रूप से आजाद होना चाहिए। ये किसने बोला? जीएस मिल ने। और जीएस मिल ने एक चीज बोली कि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास तभी कर सकेगा जब व्यक्ति को सारे फैसले लेने का खुद हक होगा, यानी उस पर कोई और उसके फैसले ना ले, व्यक्ति अपने फैसले खुद ले तो वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है। अब आपका पड़ोसी तो आपके बारे में नहीं जानता होगा ना, आप अपने बारे में खुद ज्यादा जानते होगे। यही कहना था किसका? जीएस मिल का। जीएस मिल एक उदारवादी विचारक थे। कैसे? उदारवादी विचारक। उदारवादी विचारक का मतलब क्या है भैया? उदारवाद कौन सी विचारधारा है ये भी समझो। जो उदारवादी विचारक होते हैं ना, उदारवादियों का मानना क्या होता है भाई? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका जो इस चीज पर जोर देती है कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी भैया मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं कौन? उदारवादी विचारधारा के लोग। और जो जीएस मिल थे वो उन्हीं में से एक विचारक थे। तो देखो उदारवाद भी दो तरीके का निकल के आ जाता है यहाँ पे सामने। कितने? दो। एक शास्त्रीय उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद क्या है और आधुनिक उदारवाद क्या है, समझो मेरे साथ। ये शास्त्रीय उदारवाद का मतलब है बेटा, ये स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से चाहते थे। पूर्ण रूप का मतलब है कि कोई भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने शुरू में उदारवाद की बात कही थी, है ना। तो ये शुरुआत में ऐसी उदारवाद को चाहते थे कि व्यक्ति राज्य के प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, उस पर कोई राज्य का, कोई दबाव समूह का कैसा भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन आधुनिक उदारवादी जो आए उनका मानना है कि व्यक्ति पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होंगे तो व्यक्ति जो थोड़ा कमजोर है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए प्रतिबंधों का होना आवश्यक है ताकि हर एक व्यक्ति अपने विकास कर सके। और अगर कोई व्यक्ति अपना विकास करने में सफल नहीं हो पा रहा तो उसकी सरकार मदद करेगी। ये किसका मानना था? आधुनिक उदारवादियों का, है ना। ये इनका मानना है। बट इनका मानना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा तो सरकार को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। क्लियर? अब यहां से आता है कि अब स्वतंत्रता पर अलग अलग विचारकों के विचारों की बात करते हैं। स्वतंत्रता पर विचारकों के विचार, यानी अलग अलग विचारक स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार रखते हैं। तो सबसे पहले होब्स क्या कहते हैं, समझो। होब्स कहते हैं भाई बाह्य बंधनों का अभाव। क्या कहते हैं? बाह्य बंधनों का अभाव। अभाव ही स्वतंत्रता है। उसके बाद आते हैं भाई कौन? रूसो।
रूसो क्या कहते हैं भाई, सामान्य इच्छाओं का पालन होना ही, सामान्य इच्छाओं का पालन होना ही स्वतंत्रता है। फिर उससे नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन, हीगल। हीगल भी अपनी एक डेफिनेशन देते हैं। हीगल अपनी डेफिनेशन में क्या कहते हैं भाई कि हर एक व्यक्ति को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए, राज्य के कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। और फिर आते हैं जेएस मिल। जेएस मिल क्या कहते हैं, व्यक्ति को अपने सुख ढूंढने की आजादी होना ही स्वतंत्रता है। यानी हर एक व्यक्ति है वो अपने खुद के सुख ढूंढ सकता है। सुख ढूंढने का मतलब क्या है भाई यहाँ पर, कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी खुशियों को चुनेगा, कोई किसी का दबाव उस पर नहीं होगा। तो आपको स्वतंत्रता का मतलब समझ आया। ये मैंने विचारकों के विचार दे दिए, क्योंकि जब तक हम अपना आंसर बनाते हैं और विचारकों के विचार उसमें डाल देते हैं तो उससे हमारे आंसर को क्या मिल जाती है, एक मजबूती मिल जाती है। क्लियर। तो विचारकों के विचार डालना बहुत जरूरी है आंसर में। तो अब आगे समझो जेएस मिल को। अब हम समझते हैं जेएस मिल ने कैसे लिबर्टी की बात कही है ना। जेएस मिल ने 1859 में, कब, 1859 में अपनी एक बुक लिखी, एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी में उन्होंने भैया लिखा किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। और उसे लिखते टाइम उन्होंने किस चीज को आधार बनाया वो समझो। उसे लिखते टाइम उन्होंने राज्य को जनता की इच्छाओं को, दबाव समूहों को, यानी हर एक के विचारों को उन्होंने एसे ऑन लिबर्टी में जगह दी। यानी ज्यादातर कोशिश की कि हर किसी के विचार एसे ऑन लिबर्टी में हमें देखने को मिल जाए। यानी लिबर्टी पे हर एक के कैसे अलग अलग विचार होते हैं। एक व्यक्ति लिबर्टी पे क्या कहता है, एक राज्य लिबर्टी पे क्या कहता है, और एक दबाव समूह लिबर्टी पर क्या कहते हैं, वो हर एक चीज हमें एक ही बुक यानी एसे ऑन लिबर्टी में देखने को मिल जाए। ये कोशिश की किसने, जेएस मिल ने। क्लियर। उन्होंने स्वतंत्रता के भी दो प्रकार बताए। क्या बताए, स्वतंत्रता के दो प्रकार आपने पढ़े ही होंगे। एक साइड आ गया भाई नकारात्मक, एक साइड आ गया सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है, समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर पहले जान लो। एक दो के नाम लिखने जरूरी हैं जो उसका पक्ष लेते थे, है ना। तो कौन कौन हो गए भाई, जॉन लॉक हो गए, एडम स्मिथ हो गए, जेएस मिल हो गए, है ना। और सकारात्मक के पक्षधर कौन हो गए, टीएच ग्रीन हो गए, है ना। और हमारे कौन हो गए भाई, जॉन रॉल्स हो गए, है ना। सॉरी, नकारात्मक में जॉन लॉक थे और सकारात्मक में जॉन रॉल्स है ना। अब देखो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने आप में कैपेबल है, हर एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी रखता है और वो अपना विकास स्वयं कर सकता है। उसी का एक एग्जाम्पल देते हैं हर्वर्ड स्टेफेंसन। कौन, हर्वर्ड स्टेफेंसन। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति दो पौधे लगाता है एक साथ और उन्हें नियमित रूप से पानी देता है, रोज इस पौधे को भी पानी दे रहा है, इस पौधे को भी पानी दे रहा है, ये पौधा ज्यादा ग्रोथ कर गया और ये नहीं कर पाया, तो कमी किस में है, इस पौधे में। क्यों, क्योंकि दोनों को पानी एक बराबर दिया गया। तो वही चीज कहना चाहता है कि भाई सब पे दो हाथ है, सब पे दो पैर है ना। हर एक व्यक्ति अपना ग्रोथ कर सकता है। अगर वो व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो इसमें उस व्यक्ति की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। इसलिए सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर क्या कहते हैं, नहीं, हमें लोगों की, जो लोग कैपेबल नहीं है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि वो भी उस चीज के लायक बन सके, है ना। अब देखो सकारात्मक में है तो इसमें हम पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। जैसे क्या होता है कि वृद्ध जन है, उन्हें बैठने के लिए सीट देना, है ना। क्यों दी जा रही है, क्योंकि वो खड़े रहने के इतनी देर के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन वहीं एक जवान व्यक्ति है, वो कैपेबिलिटी रखता है, वो खड़ा रह सकता है। समझे बात को। तो
ये चीज सकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं कि सरकार को उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को आगे अभी किसी कारणों से नहीं बढ़ा पा रहा। क्लियर? अब समझो कि भाई स्वतंत्रता पर जीएस मिल ने क्या क्या कहा है। अभी हमने विचारकों के विचार समझे थे थोड़े थे। देखो, जब भी स्वतंत्रता पर जीएस मिल के विचारों की बात आएगी, स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार, तो जब भी स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचारों की बात आएगी तो जेएस मिल ने भाई स्वतंत्रता पर जो विचार दिए, जो विचारों की बात कही है जेएस मिल ने, वो कहां से कही है? पूरी की पूरी अपनी पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी से। किससे? एसे ऑन लिबर्टी। और ये कब लिखी गई? 1859 में। मैंने बताया कि किन चीजों को आधार बनाकर उन्होंने लिखी थी। अब देखो वो क्या क्या लिखते हैं इसमें। उनका मानना है कि भाई लोग अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। उनका मानना है व्यक्ति अपने मन और शरीर का खुद मालिक होता है। यानी व्यक्ति का मन है और उसका शरीर है, दोनों ही चीजों का व्यक्ति खुद मालिक है। खुद मालिक क्यों है भाई? अच्छा एक चीज बताओ, आप अपने फैसले लेना चाहते हो, आप नहाना चाहते हो, नहीं नहाना चाहते, ये आपकी मर्जी, आपका पड़ोसी आके डिसाइड थोड़ी करेगा। ये आपका मन है, आपका शरीर है, आप जैसे मर्जी रहो। ये किसका मानना है भाई? जेएस मिल का। क्लियर? यानी जेएस मिल कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वो अपने मन और शरीर पर खुद काबू कर सकता है, इसमें किसी और को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जेएस मिल पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ थे। पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ। पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ होने का मतलब क्या है? जेएस मिल का मानना था कि भाई जो पुराने रीति रिवाज है ना, पुराने रीति रिवाजों ने हमें एक बंधनों में बांध के रखा हुआ है। हम अपनी आजादी को हासिल नहीं कर पा रहे पुराने रीति रिवाजों की वजह से। अगर ये रीति रिवाज ना हो तो हम अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, है ना, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन रीति रिवाजों में हम बंधे हुए हैं और अपनी मर्जी की नहीं कर पाते। क्लियर? और जेएस मिल क्या कहते थे भाई? वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि जो पूरा समाज है, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, समाज बनता है, जैसे हमारा शरीर बनता है, किससे मिलाकर बनता है? कोशिकाओं से। दीवार बनती है, छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर बनती है। वैसे ही जो पूरा समाज है ना, पूरा समाज की नींव क्या है? पूरे समाज की नींव है भाई व्यक्ति। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो पूरे समाज का निर्माण हो पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि भाई व्यक्तियों के बिना तो समाज पॉसिबल ही नहीं है। छोटे छोटे व्यक्तियों को मिलाकर एक पूरा समाज बनता है ना। एक 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 मिलाकर अनेक, और अनेकों को मिलाकर एक समाज, है ना। यानी व्यक्ति के बिना समाज बन पाना पॉसिबल नहीं है। ये किसका मानना है? जेएस मिल का। और उन्होंने अपने गुरु बेंथम के बहुमत के, बेंथम थे उनके गुरु, उनका एक था बहुमत का शासन का सिद्धांत। बहुमत का शासन का सिद्धांत, इस चीज का विरोध किया। किसने भाई? जेएस मिल ने। विरोध क्या? एक संशोधन किया। संशोधन क्या किया? उनका मानना था कि भाई अगर बहुमत का शासन होगा तो इससे नुकसान होगा। और नुकसान क्या होगा कि बहुमत के शासन द्वारा जो अल्पसंख्यक है वो तो कहीं ना कहीं दब जाएंगे, उनकी आवाज दब जाएगी, वो आगे नहीं आ पाएंगे। उन्हें वोट देने का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार तो वैसे वो बताऊंगा, अभी आके भी क्लियर करूंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। उनकी जो अभिव्यक्ति है, जैसा वो चाहते हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। अभी समझाऊंगा कि वो वोट देने के अधिकार को कैसे बांटते थे, किस तरीके से उनका डिसीजन था वोट देने के अधिकार पर। तो उनका मानना था ऐसे अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन जाएंगे अगर बहुमत का शासन होगा तो, है ना। और वो अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े दीवाने थे। व्यक्ति की आजादी, भाई बेंथम का क्या मानना था कि हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए। उनका मानना था अगर एक पागल व्यक्ति भी है ना, वो भी 100 बातें बोलता है तो 100 में से कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो पूरे समाज के हितकारी होगी। यानी व्यक्ति को बोलते रहना चाहिए, बोलने देना चाहिए, उसे चुप नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर बोलेगा जो पूरे समाज के लिए हितकारी साबित होगी, है ना। और जेएस मिल राजनीति पर एक विचार, बहुत राजनीति पर विचार क्या देते थे? वो ये मानते थे
कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट होने का ना होने का मतलब क्या है कि उनका मानना था कि भाई अगर एक व्यक्ति एक वोट होगा तो अनपढ़ व्यक्ति भी वोट दे रहा है। जैसे आज के टाइम पे होता है, क्या होता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो पढ़ा लिखा है नहीं बेचारा, उसे 500 का नोट देते हैं और वोट खरीद लेते हैं, है ना। तो उनका मानना था कि भाई एक अनपढ़ व्यक्ति के वोट को 1 के बराबर और एक पढ़े लिखे और राजनीति में सक्रिय व्यक्ति के वोट को 5 के बराबर माना जाना चाहिए, ताकि सही तरीके से एक लोकतंत्र की स्थापना हो सके और अच्छा नेता चुना जा सके। क्लियर। वह मानते थे कि भाई एक असली लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब हम उन्हीं व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दें जो राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हो, है ना। तो ये टॉपिक भी क्लियर। तो अब देखिए कैसे जीएस मिल एक सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में है। तो देखो मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया। उनका लोकतंत्र कुछ आज के लोकतंत्र से अलग था। उनके लोकतंत्र में क्या था, मिल एक ऐसे लोकतंत्र को बढ़ावा देते थे जिससे कि क्या हो भाई, व्यक्तियों को केवल और केवल उन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया जाए जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। क्लियर। वो एक ऐसे लोकतंत्र को मानते थे जिसमें केवल उन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सक्रिय है, यानी पढ़े लिखे हैं। क्लियर। अब सेकंड चीज उन्होंने बात की भाई महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन। जीएस मिल महिलाओं को भी एक प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, लेकिन किन महिलाओं को, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझदार हैं, जो वोट की अहमियत जानती हैं, उन महिलाओं को वोट देने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यानी वो महिलाएं जो राजनीतिक रूप से योग्य हैं उन्हें उतना ही राइट्स मिलना चाहिए, उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने एक योग्य पुरुष को मिलते हैं। ये किसका मानना है भाई, जीएस मिल का। और उन्होंने 1861 में अपनी एक बुक भी लिखी, कॉन्फिडेरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का समर्थन भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन। यानी वह एक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1848 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस बुक में उन्होंने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। यानी उनका मानना था जो राज्य होना चाहिए, जो सरकार होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब वो एक हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक भी थे। अब कैसे वो समझाता हूं मैं आपको। हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक कैसे थे, जीएस मिल ने अपना एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सिद्धांत। और उसका नाम क्या था भाई, हानि का सिद्धांत, जो आप अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हानि का सिद्धांत। हानि के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कार्यों को 2 भागों में बांट दिया। कितने, 2। एक हो गया भाई स्व संबंध कार्य, एक हो गया पर संबंध कार्य। एक हो गया सह संबंध कार्य, एक हो स्व संबंध कार्य, एक हो गया पर संबंध कार्य। स्व संबंध कार्य कौन से होते हैं और पर संबंध कार्य कौन से होते हैं। स्व संबंध कार्यों को उन्होंने उस कैटेगरी में रखा जो व्यक्ति एक कार्य करे और उसका असर केवल उस व्यक्ति पर पड़े तो वह स्व संबंध है और उसे वो कार्य करने की पूरी आजादी है। और पर संबंध कार्य कौन थे, एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट उसके साथ साथ उसके आस पड़ोस पर भी पड़ रहा है, तो वो कौन से हो गए भाई, पर संबंध कार्य हो गए। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप धूम्रपान कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अपने घर में बैठकर पी रहे हो, आपकी मर्जी है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन वही आप एक बस स्टॉप पर बैठकर पी रहे हो तो वो समाज को भी नुकसान पहुंच रहा है आपके साथ साथ, तो वो पर संबंध कार्य है और उस पर पुलिस आपका चालान भी कर सकती है और आपको जेल में भी डाल सकती है। तो इस तरीके से वो एक हस्तक्षेपवादी राज्य को भी बढ़ावा देते थे, उसका भी समर्थन करते थे। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से मिल की स्वतंत्रता थी। अब मिल की स्वतंत्रता की आलोचना होगी। मिल की स्वतंत्रता की आलोचना आलोचना कैसे होती थी भाई इसकी, ये समझो। आलोचना में है कि एक बारकर है, बारकर ने एक चीज बोली है, बारकर ने एक लाइन बोली है, मिल की स्वतंत्रता खोखली है, मिल की
स्वतंत्रता खोखली है और उसका व्यक्तिवाद आमूरत है। उसका व्यक्तिवाद आमूरत है। यानी स्वतंत्रता खोखली और व्यक्तिवाद आमूरत है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो भाई, जो बारकर थे उनका कहना क्या था कि चाहे मिल स्वतंत्रता की बात करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जी हाँ स्वतंत्रता ये है, स्वतंत्रता वो है, लेकिन उस स्वतंत्रता को प्राप्त कैसे किया जाए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त किया जाए, उस चीज का कोई ठोस प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। यानी कोई ठोस उपाय नहीं बताया कि उस स्वतंत्रता को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनकी स्वतंत्रता को खोखली और आमूरत कहा गया, यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक तुम यही नहीं बता रहे, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम नींबू पानी पियो और नींबू पानी से तुम्हारे एनर्जी मिलेगी, लेकिन मैं यही नहीं बता रहा कि भाई नींबू पानी बनेगा कैसे, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? समझे बात को? क्लियर हुई? और अब हम समझते हैं थोड़े से और आलोचना। तो इसे हम एक तरीके से समझेंगे, पहले लोकतंत्र पर विचार जानेंगे और उसी में एक आलोचना का पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, लोकतंत्र पर जीएस मिल के विचार, जीएस मिल के विचार। तो लोकतंत्र पर जीएस मिल क्या मानते थे? देखो, एक तो वो संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा देते थे, संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा देते थे, है ना। और वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। और उन्होंने बेंथम के सिद्धांत, बेंथम उनके गुरु थे, मैंने बताया, उन्होंने उनके बहुमत के सिद्धांत को क्या किया, कुछ उसमें संशोधन किए, है ना। और उन्होंने क्या कहा भाई, एक व्यक्ति एक वोट के मत को भी उन्होंने नकार दिया। जो बेंथम कहते हैं ना, बेंथम क्या कहते थे, हर एक व्यक्ति का एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस चीज को नकार दिया। इनका मानना क्या था कि भाई पढ़े लिखे की वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और एक अनपढ़ व्यक्ति जो अक्रिय है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी वैल्यू अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो, तो इसी चीज को लेकर कौन वेपर एक और चिंतक है, इन्होंने जेएस मिल की आलोचना की और उन्हें बताया कि भाई ये एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहने के पीछे भी इन्होंने तर्क दिया, यानी क्यों इन्होंने इन्हें अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा, ये चीज भी उन्होंने बताई। किसने? वेपर ने। वेपर बताते हैं कि एक पॉइंट तो ये है कि भाई वो सभी व्यक्ति को समान मत का वोट अधिकार नहीं दे रहे, यानी एक व्यक्ति एक वोट को ठुकरा रहे हैं। कौन? जीएस मिल। पहला पॉइंट तो ये दिया वेपर ने उनकी आलोचना करते हुए, है ना। और सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि उसने स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जीएस मिल क्या कहते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, वो सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी एक ऐसे देश जहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, वहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं लाई जा सकती। ये जीएस मिल का कहना था। किसके अनुसार? वेपर के अनुसार। ठीक है, वेपर ने 2 पॉइंट बोले, एक तो जीएस मिल मानते हैं कि भाई सभी देशों के लिए उपयुक्त नहीं, और दूसरा चीज क्या कि भाई उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट को ठुकराया है। किसने? जीएस मिल ने। ये कहते हुए वेपर ने उनकी आलोचना की और उन्हें एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी बताया, यानी एक ऐसा लोकतंत्रवादी जो लोकतंत्र की कहीं भी इच्छा नहीं रखता। क्लियर? अब आगे पॉइंट समझो। आगे के पॉइंट्स क्या है भाई कि मिल ने लोकतंत्र को 2 भागों में बांट दिया। कितने? लोकतंत्र 2 भागों में बांटा, एक झूठा लोकतंत्र और एक सच्चा लोकतंत्र। अब झूठा लोकतंत्र क्या था और सच्चा लोकतंत्र क्या था, वो चीज समझो। देखो भाई, एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन को गलत साबित किया और झूठा लोकतंत्र करार दे दिया। इन्होंने कहा भाई ऐसा लोकतंत्र जहां पे एक व्यक्ति एक वोट होता है, वह लोकतंत्र के नाम पे ओनली ऑन ड्रामा है। ये किसका कहना है? जीएस मिल का। ठीक है,
जीएस मिल मानते हैं कि एक तो बहुमत का शासन और एक व्यक्ति एक वोट, ये एक झूठे लोकतंत्र की पहचान है। और सच्चा लोकतंत्र उन्होंने किसे बताया कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें बुद्धिमान और समझदार लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, यानी उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होती हो। उसी चीज को उन्होंने एक सच्चा लोकतंत्र करार दे दिया। और उन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, अनुपातिक जो 11th में पढ़ी थी आपने, प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया। और वह लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देते थे, यानी उनका मानना था भाई अगर बहुमत का शासन होगा तो इसमें अल्पसंख्यकों को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो। इसलिए वह चाहते थे कि भाई बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यकों के अधिकार भी बचे रहें। और वह लोकतंत्र में महिलाओं को काफी महत्व देते थे। उनका मानना था कि भाई वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना एक योग्य पुरुष को मिलता है, यानी एक योग्य महिला उसी अधिकारों के काबिल है जिसके एक योग्य पुरुष होता है। और वह मानते थे कि भाई सांसदों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीति एक जनसेवा है, उनका हिसाब था, सांसदों को वेतन नहीं। ये जेएस मिल का मानना था, मेरा मानना नहीं है। किधर सारे सांसद आके मुझे पकड़ लो, ठीक है। सांसदों का मानना क्या, वो जेएस मिल का मानना क्या था कि सांसदों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक केवल और केवल जनसेवा है। टॉपिक क्लियर? अब समझो कि मिल एक उपयोगितावादी के कैसे रूप में थे। अभी हमने व्यक्तिवादी समझा और उनके स्वतंत्रता पर विचार समझे। अब हम समझेंगे कि कैसे उन्हें एक अंतिम उपयोगितावादी भी माना जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। वीडियो को पूरा देखना, आप आराम से उसका आंसर लिखकर आ जाओगे। तो देखो, मिल का उपयोगितावाद यानी किस तरीके से वो एक उपयोगितावादी के रूप में थे। तो देखो भाई, मिल का उपयोगितावाद क्या कहता था? जीएस मिल का पहला जीएस मिल को अंतिम उपयोगितावादी और पहला व्यक्तिवाद का विचारक भी माना जाता है। मैंने पहले ही बताया, अंतिम उपयोगितावादी क्या माना जाता है? अंतिम उपयोगितावादी और पहला व्यक्तिवादी माना जाता है। किसे? जेएस मिल को, ठीक है। जेएस मिल का मानना था व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना बहुत जरूरी है, यानी एक व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का सही से विकास करे। और जेएस मिल ने अपने विचारों का आरंभ उपयोगितावाद से किया, परंतु उसने उपयोगितावाद में कुछ संशोधन किए। क्या किए? कुछ संशोधन, कुछ ऐड किया। किसमें? उपयोगितावाद में। और उन्होंने उपयोगितावाद में क्या क्या सुधार किए? उपयोगितावाद में संशोधन। तो क्या क्या संशोधन उन्होंने अपने उपयोगितावाद में किए, वो चीज यहां पर समझो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला भाई? प्रत्येक व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? अपना सुख ढूंढना। प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपना सुख ढूंढना होना चाहिए। ढूंढना होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति अपना अपना सुख ढूंढे, यही हर एक का उद्देश्य होना चाहिए। ये एक उपयोगितावादी के तहत वो कहते हैं। और उन्होंने, मिल ने किस चीज की? बेंथम के उपयोगितावाद की मान्यता का खंडन किया। बेंथम कौन थे? उनके गुरु मैं पहले भी बता चुका हूं। बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन, बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किसने किया भाई? जेएस मिल ने। किस तरीके से? तो समझो, बेंथम का मानना था कि सुख मात्रात्मक होता है और उसे हम मात्राओं में देख सकते हैं, यानी खुशी को मात्राओं में नाप सकते हैं। हम कितना सुखी हैं, कितने खुश हैं, उसे मात्राओं में नाप सकते हैं। लेकिन जेएस मिल ने इसे बिल्कुल खंडित कर दिया। जेएस मिल का मानना क्या था कि भाई सुख कभी भी मात्रात्मक नहीं होता। आज मैं कितना खुश हूं, ये चीज मैं किसी मात्रा में नहीं बता सकता। क्या मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई मैं 2 किलो खुश हूँ, मैं 4 लीटर खुश हूँ? ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जेएस मिल ने इसका खंडन किया और बोला कि भाई सुख को कभी भी मात्राओं में नहीं नाप सकते।
और मिल के अनुसार सुख क्या था भाई? मिल ने सुख को दो भागों में बांट दिया। मिल के अनुसार सुख दो भागों में बांट दिया भाई। वो दो भाग कौन से थे? एक भाग था नैतिक और एक भाग था भौतिक। जो जेएस मिल थे भाई वो नैतिक सुख को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। किसे? नैतिक सुख को। इसलिए उसे उन्होंने उच्चतर सुख भी बताया। यानी दुनिया में जो सबसे बड़ा सुख है वो नैतिक है। हमारे में नैतिकता होनी चाहिए, है ना। हम भौतिकता की ओर नहीं जाने चाहिए। जेएस मिल का यही मानना है। और जैसा कि उन्होंने एक लाइन भी बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपने पेपर में जरूर मेंशन करना। मिल ने कहा है कि असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। मतलब एक जो व्यक्ति भौतिकता की चीजों को और नहीं भाग रहा है ना, वो चाहे अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होगा लेकिन वो संतुष्ट मूर्ख से बहुत अच्छा है। ये किसका कहना था? जेएस मिल का। यानी वो मानते थे भाई नैतिक काम करो, ठीक है, भौतिकता की ओर आगे जाना बेकार है। नैतिकता ही सबसे बड़ा सुख है दुनिया का। ये किसका मानना था भाई? जेएस मिल का। अब कैसे मिल एक व्यक्तिवादी के रूप में थे? मिल एक व्यक्तिवादी के रूप में, तो समझो जेएस मिल कैसे एक व्यक्तिवादी के रूप में थे। तो पहली बात तो ये, मिल ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति के नैतिक विकास पर बल दिया और इन्होंने एक सीमित राज्य या हस्तक्षेपवादी राज्य की संकल्पना को परिवर्तित कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, है ना, और मैंने बता दिया किस तरीके से करना चाहिए, स्वयं संबंध कार्यों और पर संबंध कार्यों में, है ना। क्लियर किया ना मैंने? तो वो चीज उन्होंने बता दी यहाँ पर। तो और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति पर बल दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। वरना इससे पहले जितने विचारक चलते आ रहे थे वो उपयोगितावाद के विचारक थे, है ना। इन्होंने पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखा। यानी इनका मानना था कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और वह कोई भी ऐसे मतलब ऐसे दबाव समूह में रहकर कार्य ना करे जो उसके फैसलों को प्रभावित करे। क्लियर? अब महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार, यानी महिलाओं को लेकर मिल के विचार क्या थे? कि स्वतंत्रता पर मिल के विचार, मिल के विचार। तो समझो, देखो भाई, पहली बात तो ये कि 1869 में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी। कब लिखी जेएस मिल ने? 1869, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा भाई इस पुस्तक में कि मिल ने महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। यानी महिलाएं होती हैं, उन्हें अपनी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, जो आज के टाइम पे कोर्ट ने भी कह दिया। यानी महिलाएं भी अपने पिता की संपत्ति पर उतनी ही अधिकारी हैं जितने कि पुरुष। क्लियर? इनका कहना था कि पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता। यानी जितनी बुद्धि एक पुरुष में है, जितनी नैतिकता एक पुरुष में है, उतनी ही एक महिला में भी होती है। इसलिए दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक योग्य महिला को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना एक योग्य पुरुष को मिलता है। क्लियर? और हम मानवीय समानता को समर्थन करते हैं लेकिन लैंगिक समानता का नहीं। उनका मानना था कि भाई मानवीय समानता मिलनी चाहिए, है ना, और लैंगिक समानता का समर्थन नहीं। और पुरुष और महिला के वेतन में असमानता का भी विरोध करते थे। ये कहते थे कि भाई लैंगिक समानता मिलनी चाहिए, है ना, हर एक चीज की मतलब इक्वेलिटी होनी चाहिए और महिलाओं को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि एक पुरुषों को मिलता है। यानी सेम काम कर रहे हैं, दोनों लेबर का काम कर रहे हैं, तो दोनों को 500 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर की मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जेएस मिल पूरा क्लियर हो गया होगा और आप जेएस मिल से कोई भी क्वेश्चन आए उसे छोड़कर नहीं आएंगे।